Dear student, today we are going to discuss एफिड्रा reproduction. एफिड्रा जो है, जैसा कि हम जानते हैं, एफिड्रा जिम्नोस्पर्म डिवीजन में सब डिवीजन का नीटोप्सिडा क्लास में आता है और इसका जो ऑर्डर है वो नीटेल्स है। तो ये सारा डिस्कशन हम जो है एफिड्रा मॉर्फोलॉजी एंड जो इंटरनल एनाटॉमी वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो एफिड्रा के लेक्चर को मैंने दो वीडियो लेक्चर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने इसकी एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया और प्रेजेंट वीडियो में मैं एफिड्रा के रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, जो एफिड्रा है वो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं वो मोनोसियस डायोसियस दोनों नेचर के हो सकते हैं। लेकिन एफिड्रा के केस में अगर ये चीज़ देखी जाए तो एफिड्रा जो है एक डायोसियस जिम्नोस्पर्म है। डायोसियस मीन्स कि इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग प्लांट में होंगे और यहाँ पे बनने वाले स्पोर दोनों सेम साइज के नहीं होते हैं, इसीलिए ये एक हेट्रोस्पोरिक प्लांट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी स्पीसीज जो है इसकी डायोसियस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शनली कुछ स्पीसीज मोनोसियस भी हैं। जैसे एक स्पीसीज है एफिड्रा फोलिएटा, अगर इस स्पीसीज को देखा जाए तो ये मोनोसियस है। मोनोसियस मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में पाए जाएंगे, राइट। इसके अलावा एक स्पीसीज है इसमें एफिड्रा कैम्पाइलोपोडा। एफिड्रा कैम्पाइलोपोडा में ये देखा गया है कि यहाँ पे जो स्टोबलाई हैं, स्टोबलाई मतलब कि इस तरीके से कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स उनकी पाई जाती हैं, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही स्टोबलाई में बेसमेंट में जो है वो मेल फ्लावर पाए जाते हैं और अपर पार्ट पे फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। तो ये इस तरह का एक पैटर्न जो है एफिड्रा कैम्पाइलोपोडा में देखा गया है। अब यहाँ पे जो स्टोबलाई होते हैं, अभी ये आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो टेंशन मत लेना, आगे हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ बस एक ब्रीफ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अब ये ब्रैक्ट्स क्या हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इनमें जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो अपोजिट डाइक्यूसेट मैनर में लगे होते हैं। स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का है। 5 सेल स्टेज में यहाँ पे पॉलिनेशन होता है और यहाँ पे जो सीड जर्मिनेशन है वो एपीजियल नेचर का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने इनिशियली ब्रीफ में यहाँ पे समराइज कर दिए हैं, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब किसी भी प्लांट को जब आप स्टडी करते हो तो मेल, अब चूंकि ये डायोसियस प्लांट है तो डायोसियस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर्स अलग अलग प्लांट पे पाई जाती है मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में, एफिड्रा की में। इसीलिए हम यहाँ पे पहले मेल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद फीमेल स्ट्रक्चर्स। अब मेल स्ट्रक्चर्स को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मेल स्ट्रक्चर जो होता है, जैसा कि मैंने एनाटॉमी में बताया था कि यहाँ पे जो स्टेम है वो नोड और इंटरनोड में बटा होता है और नोड पे छोटी छोटी लीफ पाई जाती है जिनको स्केली लीफ कहते हैं। स्केल लीफ, इस तरीके से छोटी छोटी लीफ पाई जाती है। ये हो गया स्केल लीफ। यहाँ पे जो स्केल लीफ उतना सही से रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे जो है वो उसका फोकस जो रहा है डायग्राम का वो मेल स्टोबाइलस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नोड है, जैसे ये नोड पार्ट है तो नोड पार्ट पे इसके लीफ पाए जाते हैं और इसके लीफ के एक्सिल में, अब एक्सिल क्या कहते हैं, देखिए ये मान लो कोई स्टेम है या कोई भी ब्रांच है और यहाँ से कोई लीफ लगी हुई है, तो इस ब्रांच और इस लीफ के बीच का ये जो एरिया है ये कहलाता है एक्सिल। तो यहाँ पे जो लीफ लगी हुई हैं और ये जो ब्रांच जा रही है इनके बीच में से ये स्टोबाइलस निकले होते हैं, इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि नोड पे प्रेजेंट स्केली लीफ के एक्सिल से स्टोबाइलस निकलते हैं, चाहे वो मेल स्टोबाइलस हो चाहे वो फीमेल स्टोबाइलस हो। अब हम मेल स्टोबाइलस को अगर हम फोकस करें तो हम ये देखते हैं, देखिए अब पहले तो ये समझिए ये स्टोबाइलस क्या होता है। देखिए मैंने जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स में ये चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पे स्पोर, जैसे एक तो नॉर्मल लीफ होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, दूसरी एक स्पोर बनाने वाली लीफ पाई जाती हैं और ये स्पोर बनाने वाली जो लीफ होती हैं ये क्लम्प में पाई जाती हैं, गुच्छा बना लेती हैं। इसको कहते हैं स्टोबाइलस। इसका मतलब स्पोरोफिल लीफ जब क्लम्प बना के एक ग्रुप में पाई जाए तो उसको हम स्टोबाइलस कहते हैं। अब अगर वो माइक्रोस्पोर बना रही हैं तो वो मेल स्टोबाइलस कहलाएगा, अगर वो मेगा स्पोर बना रही हैं तो वो फीमेल स्टोबाइलस कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से नोड पे मेल स्टोबाइलस आपको क्लम्प में पाए जाते हैं, राइट।
अब जो मेल स्टोबाइलस है वो स्ट्रक्चर कैसी है, तो देखिए वो एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है, देखिए बिल्कुल इस तरह का एक राउंड शेप अपीयरेंस आ रहा है आपको। अब किसी भी मेल स्टोबाइलस जो है, इसको मेल फ्लावर भी कई बुक्स में मेंशन किया जाता है, तो आपको उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जो यहाँ पे रेड कलर में आपको ये शो हो रहा है, ये मेल स्टोबाइलस है, और इस मेल स्टोबाइलस से छोटे छोटे बाहर की तरफ जो ब्लैक कलर में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये मेल फ्लावर है। अब आप बोलोगे सर मेल स्टोबाइलस और मेल फ्लावर में अंतर क्या है, तो इसको ऐसे समझिए, जैसे नॉर्मल प्लांट जो एंजियोस्पर्म प्लांट आप देखते हो, तो वहां पे जो फ्लावर लगे होते हैं उसको आप पुष्पक्रम कहते हो, राइट। तो पुष्प के लगने का क्रम पुष्पक्रम, ऐसे ही जो मेल स्टोबाइलस है वो पुष्पक्रम की तरह है, इन्फ्लोरेसेंस की तरह है, और उसमें मौजूद एक जो फ्लावर है वो एक सिंगल फ्लावर की तरह है, राइट। अब ये जो मेल स्टोबाइलस हैं ये ओवल शेप हैं, और ये नोड पे इस तरीके से क्लम्प में पाए जाते हैं। अब मेल स्टोबाइलस जो है निकलते कहाँ से हैं, तो नोड पे मौजूद स्केली लीव्स के एक्जिल से, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो मेल स्टोबाइलस हैं, अब एक सिंगल मेल स्टोबाइलस को मैं अगर जूम करके देखूं, देखिए ये तो इनकी ओवरऑल स्ट्रक्चर थी। अब देखिए मेल स्टोबाइलस जो है इसको मैंने एक जूम किया कि भाई एक को देखें हम। अच्छा, एक नोड पे ये जो मेल स्टोबाइलस हैं ये दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ इनका फिक्स नहीं है कि दो ही होंगे, दो से ज़्यादा क्लम्प में पाए जाते हैं, और ये चक्कर बनाते हुए पाए जाते हैं चारों तरफ। ये आपको मिलेंगे, जैसे ये नोड है, इस नोड के चारों तरफ आपको मेल स्टोबाइलस दिखाएंगे। अब इस मेल स्टोबाइलस को मैं जूम करके देख रहा हूँ। किसी भी मेल स्टोबाइलस को अगर आप देखोगे तो उसमें छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर का क्लम्प है, देखिए ये, इनको कहते हैं ब्रैक्ट। अब यहाँ पे ये समझिए कि ब्रैक्ट और लीफ में अंतर क्या है। इतना तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्रैक्ट हैं ये स्पोरोफिल लीफ होती हैं। ये जो स्पोरोफिल लीफ हैं ये फ्लैशी हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, राइट। इनको कहते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो ब्रैक्ट हैं ये यहाँ पे डेक्यूसेट, अपोजिट डेक्यूसेट मैनर में पाई जाती है। अभी अपोजिट डेक्यूसेट क्या है, जैसे मान लो ये दो लीफ इस तरीके से हैं, राइट। तो अगली जो दो लीफ हैं वो इनके अपोजिट इस तरीके से होंगी, तो इस तरीके से क्रॉस बन गया। तो इस तरीके का पैटर्न होता है कि मतलब दो लीफ जो है फिक्स एंगल पे पाई जा रही है, उनसे ऊपर की तरफ जो दो लीफ पाई जा रही हैं, जैसे दो लीफ ये हो गई, और इनसे ऊपर की जो दो लीफ पाई जाएंगी वो इनसे 90 डिग्री पे होंगी। इस तरीके के पैटर्न को कहते हैं अपोजिट डेक्यूसेट। तो ये जो ब्रैक्ट हैं, ये ब्रैक्ट, अब सेंटर में एक एक्सिस होता है जिसको हम स्टोबाइलस एक्सिस कहते हैं, उसके चारों तरफ अपोजिट डेक्यूसेट मैनर में ये लगी होती हैं। अब जो है ये जो ब्रैक्ट हैं ये कितनी होती हैं, तो यहाँ पे अगर इनकी संख्या को देखा जाए तो 2 से 8 पेयर जो है ब्रैक्ट के पाए जाते हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो ब्रैक्ट हैं वो फर्टाइल होती हैं, मतलब वो मेल फ्लावर बनाती हैं। लेकिन बॉटम की ये जो ब्रैक्ट हैं, ऐसा देखा गया है कि मेल स्टोबाइलस में बॉटम में कुछ ब्रैक्ट ऐसी होती हैं जो फर्टाइल नहीं होती, स्टेराइल होती हैं, मतलब वो मेल फ्लावर नहीं बनाती, राइट। बाकी देखिए ऊपर में आप हर ब्रैक्ट से ऑलमोस्ट एक फ्लावर निकलता हुआ देख रहे हो, राइट। और हर ब्रैक्ट के एक्जिल से, देखिए फिर ये टर्मिनोलॉजी आ रही है एक्जिल। एक्जिल मतलब कि सेंटर में ये कोई एक्सिस है, ये स्टोबाइलस की एक्सिस। अब इस पे इस तरीके से मान लो ये ब्रैक्ट लगा हुआ है, तो इस एक्सिस और इस ब्रैक्ट के बीच का ये जो एंगल है ये कहलाएगा एक्जिल, और ये मेल फ्लावर यहीं से निकलता है, राइट। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी फिर से यहाँ पे यूज हुई है कि जो ब्रैक्ट है उसके एक्जिल से ये मेल फ्लावर निकल रहा है। अब यहाँ पे ये सामने से देख के उतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम जो है नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं जहाँ पे ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देखिए किसी भी मेल स्टोबाइलस का अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटूं, एलएस काटूं, तो वो मुझे इस डायग्राम के जैसा लगेगा। इसमें हो क्या रहा है, देखिए जैसे कि हम प्रीवियस डायग्राम में देखे थे कि बहुत सारे मेल फ्लावर निकलते हैं। मेल फ्लावर जो है वो जो है ब्रैक्ट के एक्जिल से निकलते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये है एक ब्रैक्ट, ये एक ब्रैक्ट हो गया जो हमें बाहर से दिख रहा था।
इस ब्रैक्ट के अंदर भी दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जो हमें पहले डायग्राम में नहीं दिख रही थी। क्यों? क्योंकि वो डायग्राम हम सामने से देख रहे थे, और ब्रैक्ट जो साइज में बड़ा होता है तो उसके अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये पाई जा रही हैं, इनको ये ब्रैक्ट क्या कर देता है, कवर कर देता है, इसीलिए ये आपको सामने से नहीं दिखते, राइट। इनको कहते हैं ब्रैक्टियोल्स या पेरिएंथ। ब्रैक्ट के नीचे बीच मतलब अंदर की तरफ दो स्केल लीफ पाई जाती हैं, वो छोटी होती हैं साइज में, इनको कहते हैं ब्रैक्टियोल्स या पेरिएंथ। इस ब्रैक्टियोल्स या पेरिएंथ जो है, इसके अंदर से जो है फिर ये मेल फ्लावर आपको निकलेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए तो देखिए, यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम ये मेल फ्लावर है, राइट, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम तो मेल फ्लावर में पाई जाएगी। इस तरीके से ये सारे मेल फ्लावर इस तरीके से लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, पहले आप अच्छे से ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स के पैटर्न को समझो। ये तो हो गया कोन एक्सिस, इसके साइड में ब्रैक्ट्स लगी हुई हैं, देखो सबसे बाहर की तरफ ये लगा हुआ ब्रैक्ट। अब इस ब्रैक्ट के अंदर भी दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, इनको ब्रैक्टियोल्स कहते हैं या पेरिएंथ कहते हैं, और इनके अंदर से जो है वो मेल फ्लावर निकलता है। और इस मेल फ्लावर के अंदर क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम किसका निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर का। अब देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैक्टियोल्स को फिर से थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश की है। अगर हम ब्रैक्ट को थोड़ा सा जूम करके देखें तो ब्रैक्ट जो है वो इस तरीके से दो दो के पेयर में पाया जाता है। देखिए एक ब्रैक्ट ये हो गया, एक ये हो गया, और ये जो दूसरा पेयर है ये इसके 90 डिग्री पे यूँ रखा है। जैसे ये अगर, जैसे इसको ऐसे समझिए, ये पेयर अगर यूँ था एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर वाला पेयर यूँ लगा रहेगा, इसी को कहते हैं अपोजिट डेक्यूशेट, ठीक है। अब जो ब्रैक्टियोल्स हैं वो सामने से आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप इस ब्रैक्ट को यहाँ से तोड़ लो और उसको उल्टा करके देखो तो वो आपको ऐसा दिखेगा, राइट, नीचे वाले डायग्राम में जिस तरीके से हमने शो किया है। तो देखिए यहाँ पे ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ये हो गया ब्रैक्ट के अंदर की तरफ दो देखो छोटी छोटी लीफ लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये हो गया ब्रैक्टियोल्स या पेरिएंथ, ठीक है। अब इनके और ब्रैक्ट के बीच में से जो है क्या निकलता है, ये निकलता है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है वो स्टॉक, मतलब एक जो देखिए ये एक्सिस है जिसमें मेल फ्लावर टिका हुआ है, इसको कहते हैं स्टॉक या माइक्रोस्पोरेंजियोफोर। और ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोर या इसको एंथर भी कहते हैं। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में जो लोब जैसे दिख रहे हैं, इन लोब्स की संख्या 2 से 8 या कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। यहाँ पे जैसे आपको 4 लोब दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लोब जो हैं 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, या कभी कभी 8 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस एक लोब को काट के देखा जाए, राइट, जैसे फिर से एक लोब को फिर जूम करके देखा जाए तो अंदर से इस एक लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, इसीलिए ये बाइलॉक्यूलर कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइलॉक्यूलर, ठीक है। तो देखिए हमने पहले एलएस सेक्शन काटा, एलएस सेक्शन में हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखी, फिर ब्रैक्टियोल्स के संबंध को हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से जो है ब्रैक्टियोल्स ब्रैक्ट के अंदर की तरफ छुपे रहते हैं, जो हमें यूजुअली मेल स्टोबाइलस को सामने से देखने पर हमें वो नहीं दिखेंगे। अगर आपको ब्रैक्टियोल देखना है तो पहले एक सिंगल ब्रैक्ट को थोड़ा सा डीप अगर वहां से तोड़ के देखो उल्टा करके तो आपको ब्रैक्टियोल दिखेगा, या फिर वो एलएस सेक्शंस में आपको दिख जाएगा। तो और फिर जो मेल फ्लावर है वो जिस फिलामेंट पे टिका हुआ उसको स्टॉक कहते हैं, और उसका अपर जो सेक्शन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में लोब्स जो दिख रहे हैं ये 2 से 8 तक हो सकते हैं। अब ये जो सिंगल लोब है, एक सिंगल लोब को फिर से अगर आप जूम करके देखो तो इसके अंदर हमें 2 चैम्बर दिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे बाइलॉक्यूलर टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि ये जो लोब है ये बाइलॉक्यूलर है, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेल स्टोबाइलस क्या है। पहले तो स्टोबाइलस देखा, स्टोबाइलस क्या है भाई, स्पोरोफिल लीफ जो है वो ग्रुप बना के जो है यहाँ पर गुच्छे में पाई जा रही है, उसको हम मेल स्टोबाइलस और फीमेल स्टोबाइलस कहते हैं। फिर किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर है वो देखा, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स के अरेंजमेंट को देखा, फिर फ्लावर किस तरीके से वहाँ निकल रहा है उसको देखा। तो इस तरीके से हमने मेल स्टोबाइलस का मॉर्फोलॉजिकल थोड़ा सा डिसेक्शन किया।
अब हम ये देखते हैं कि वही जो मेल स्टोवाइलस है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जा रही है। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं हम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम बनी कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा हम लाइट डालेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ये एक्सिस है, ठीक है भाई, पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पहले सिर्फ ये एक्सिस था। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे छोटे छोटे इस तरीके के स्टॉक लगे होते हैं, जैसे ये स्टॉक हो गया, ये स्टॉक हो गया। तो जैसे ये एक्सिस था, स्टोवाइलस एक्सिस, और इसमें छोटे छोटे इस तरीके के स्टॉक निकले, राइट। तो ये जो स्टॉक है, इन स्टॉक का ये जो पार्ट है, इस पार्ट में कुछ सेल्स ग्रुप में, मतलब सिंगल सेल पार्टिसिपेट नहीं करती, ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ पार्टिसिपेट करती हैं। और ग्रुप ऑफ सेल जब पार्टिसिपेट करती हैं तो वो दो तरह की सेल्स बनाती हैं। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स किसी स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में भाग लेती हैं तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट मैं टाइडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। आपको फर्दर दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या थ्योरी है इनकी, उसके लिए आपको टाइडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स वाला वीडियो लेक्चर रेफर करना होगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये जो एपिडर्मिस है, जैसे ये जो उभार है, इस उभार की टर्मिनल पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, हाइपोडर्मिस की जो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स वहाँ पे साइज में बड़ी हो जाती हैं और ये फिर जो है डिवीजन करने लगती हैं। कैसा डिवीजन? पेरिक्लाइनल डिवीजन करने लगती हैं और ये दो तरीके की सेल बनाती हैं। सबसे पहली जो बाहर की तरफ जो सेल्स बनाती हैं ये है प्राइमरी पैराइटल सेल, और अंदर की तरफ जो सेल बनाती हैं वो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी जो पैराइटल सेल है वो बाहर का इलाका बनाती हैं और उसमें स्पोरेंजियम की वॉल का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो स्पोरेंजियम की वॉल में जो भी लेयर्स हैं वो कौन सी सेल से बनेंगे? प्राइमरी पैराइटल सेल से बनेंगे। और वॉल के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है और ये स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम में आगे चल के क्या बनाएगा? ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम बनी कैसे? तो इस तरीके से आपको हल्का सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि वही जो स्टोवाइलस का जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस पर छोटे छोटे से स्टॉक आउटग्रोथ निकलती हैं। इन आउटग्रोथ के टर्मिनल पार्ट एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मल रीजन की कुछ सेल साइज में बड़ी हो जाती हैं, न्यूक्लियस डेंस हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस साइज में बड़ा हो जाता है और वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करती हैं। और पेरिक्लाइनल डिवीजन करके दो तरह की लेयर बना लेती हैं, मतलब दो तरह की सेल्स बना देती हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी जो पैराइटल सेल हैं वो आगे चल के स्पोरेंजियम की जो वॉल है होती है उसको बनाती हैं, और ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हैं ये फर्दर माइटोसिस डिवीजन करके जो है स्पोरोजिनस टिश्यू बना देती हैं और उस स्पोरोजिनस टिश्यू की सिंगल सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने देखा कि भाई स्पोरेंजियम किस तरीके से बन रही है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम का हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट देखा। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि चूंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में ग्रुप ऑफ सेल्स भाग ले रही हैं, और जब भी किसी स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में ग्रुप ऑफ सेल्स भाग लेती हैं, सिंगल सेल्स को ना भाग लेके ग्रुप ऑफ सेल्स भाग लें, उसको हम यू स्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगर एफिड्रा का स्पोरेंजियम डेवलपमेंट कोई पूछे तो वो किस तरीके का होता है? यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं। भाई स्पोरोजिनस टिश्यू जो बना, स्पोरोजिनस टिश्यू की सिंगल सेल क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल किस में जाएगी? ये अब जाएगी मियोसिस में, और मियोसिस के बाद ये चार जो है माइक्रोस्पोर बनाती है, और चार के चारों माइक्रोस्पोर जो होते हैं जुड़े रहते हैं, लेकिन बाद में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन इनिशियली वो जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आपको माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन चुका है। इसका मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना माइक्रोस्पोर बनाती है? 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस मियोसिस कहाँ हो रहा है? ये मियोसिस हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, अब
माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बन चुका है बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बन चुका है। अब कोई भी माइक्रोस्पोर, अब देखिए मैंने स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के वीडियो लेक्चर्स में ये थ्योरी डिस्कस की थी कि कोई भी स्पोर जो होता है वो मियोसिस से बनेगा, और मियोसिस से कोई चीज़ बनेगा तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? हाफ, और जब किसी चीज़ में क्रोमोसोम की संख्या हाफ है और जब वो कोई चीज़ बनाए तो वो हैप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? गैमेटोफाइट। इसका मतलब यहाँ पर जो स्पोर बन रहा है वो आगे अगर जर्मिनेट होता है तो वो आगे चल के क्या बनाएगा? वो बनाएगा गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमेट्स बनाता है। तो हमें अब माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखना है, ठीक है। एक चीज़ हम जानते हैं कि भाई जिम्नोस्पर्म जो है यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो गैमेटोफाइट यहाँ पे बहुत वीक होता है, फ्यू सेल स्टेज में ही गैमेटोफाइट यहाँ पाया जाता है। तो देखिए जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन चुका है, और ये माइक्रोस्पोर माइटोसिस, जब इसमें पहली बार माइटोसिस होता है तो यहाँ पे दो सेल्स बनती हैं। जो छोटी सेल्स होती है उसको कहते हैं फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, और जो साइज में लार्ज होती है उसको कहते हैं एंथ्रीडियल सेल। ये जो फर्स्ट प्रोथेलियल सेल है ये फिर से एक माइटोसिस में जाती है, और यहाँ पे अब दो सेल बन जाती हैं। ये तो एक मदर सेल थी ही, जब ये सिंगल सेल एक डिवीजन में जाएगी माइटोसिस में तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? दो। अब ये दोनों सेल ही क्या कहलाती हैं? प्रोथेलियल सेल कहलाती हैं। फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और सेकेंड प्रोथेलियल सेल, तो यहाँ से दो तो प्रोथेलियल सेल बनती हैं, ठीक है। अब आते हैं लार्ज जो सेल थी उस पर, एंथ्रीडियल सेल। ये एंथ्रीडियल सेल क्या होती है? आगे फिर माइटोसिस करेगी। देखिए यहाँ पर सारा डिवीजन माइटोसिस ही होगा, क्यों? क्योंकि मियोसिस तो ऑलरेडी हो चुका है, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, और किसी में क्रोमोसोम की संख्या अगर हैप्लॉइड है तो वो फिर से हैप्लॉइड नहीं होगा। तो जो एंथ्रीडियल सेल है इसमें फिर से माइटोसिस होगा, और ये माइटोसिस के थ्रू ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल दो सेल बना देती है, राइट। जो जनरेटिव सेल है वो फिर से माइटोसिस में जाएगी, और ये फिर से दो सेल बना देगी, स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इन सेल को स्टॉक सेल न्यूक्लियस और बॉडी सेल न्यूक्लियस नाम दिया गया है। तो यहाँ तक आते आते कितनी सेल हो गई? देखिए दो सेल तो प्रोथेलियल हो गई, एक जो है वो ट्यूब सेल हो गई, ठीक है, एक ये हो गई ट्यूब सेल, ठीक है। तो देखिए दो तो ये हो गई, एक ट्यूब सेल हो गई, ठीक है। कितने हो गई? 3, और 2 हो गई ये, ठीक है। तो टोटल कितनी सेल हो चुकी हैं? 5। अब यहाँ तक माइक्रोस्पोर जो है उसमें टोटल सेल स्टेज हो गई है 5, और अब 5 सेल स्टेज में अब पॉलिनेशन होता है। मतलब अब माइक्रोस्पोर जो है वो मैच्योर हो चुका है, और अब वो मेल मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम से निकल के फीमेल पार्ट पे वो जाएगा, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलन ग्रेन के जाने को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई एफिड्रा में जो पॉलिनेशन होता है वो कितनी सेल स्टेज में होता है? तो आपको याद रखना 5 सेल स्टेज। और वो कौन कौन सी सेल है इसमें? 2 प्रोथेलियल सेल है, एक ट्यूब सेल है, एक स्टॉक सेल न्यूक्लियस है, और एक बॉडी सेल न्यूक्लियस है। जब ये पॉलिनेशन हो जाता है, जब ये फीमेल पार्ट पे पहुंच जाता है, वहां ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, और वहां पे बॉडी सेल न्यूक्लियस फिर से एक माइटोसिस और करेगी, और वहां पे इससे जो दो सेल बनेंगी वो दोनों मेल गैमेट्स कहलाती हैं। इसका मतलब एक माइक्रोस्पोर से फाइनली कितने मेल गैमेट्स बनते हैं? 2, ठीक है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि कई बार आप माइक्रोस्पोर, देखिए टाइडोफाइटा तक आप सिर्फ माइक्रोस्पोर वर्ड यूज कर रहे थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म से अब आप पॉलन ग्रेन वर्ड यूज करने लग जाते हो। तो यहाँ थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में अंतर क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि देखिए ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये हैप्लॉइड है, ठीक, और जो पॉलन ग्रेन है वो भी हैप्लॉइड होता है। लेकिन माइक्रोस्पोर तब कहते हैं जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम में जस्ट बना है। अब उस माइक्रोस्पोर में आगे डेवलपमेंट हो गया है और वो फ्यू सेल स्टेज तक पहुंच गया। देखिए यहाँ तक आते आते उसमें 5 सेल स्टेज हो गई है, तो जर्मिनेटेड हो चुका है, मतलब वो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हो गया, थोड़ा सा डेवलप हो चुका है। तो जर्मिनेट
मतलब डेवलप्ड, या फिर ये कहें कि जब माइक्रोस्पोर फ्यू सेल स्टेज में डेवलप हो जाता है और उसको तब हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। मतलब कि पॉलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोर की डेवलप्ड स्टेज है। और पॉलन ग्रेन टर्मिनोलॉजी आपको सिर्फ 2 ही ग्रुप में यूज करनी है प्लांट ग्रुप में, वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म से पहले आपको सिर्फ माइक्रोस्पोर वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। एंजियोस्पर्म में हम इसको फिर से और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं उतना डाइवर्ट नहीं होना चाह रहा टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई, और जब ये माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएगा पॉलन ग्रेन में, तो उसी को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। मतलब पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, ठीक है। तो अब पॉलिनेशन के टाइम पे मेल गैमेटोफाइट में कितनी सेल होती हैं? 5। कौन कौन सी सेल होती हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया। दूसरा, पॉलिनेशन के बाद कौन सी सेल है जो फर्दर एक बार और डिवीजन करेगी? वो है बॉडी सेल न्यूक्लियस। और क्या बनाएगी आगे चल के? 2 मेल गैमेट्स बनाती है। इसका मतलब एफेड्रा में एक माइक्रोस्पोर से आगे चल के कितने मेल गैमेट्स बनते हैं? 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है मेल गैमेटोफाइट जो है उसका डेवलपमेंट देखा। और इनिशियली हम अगर इसको ब्रीफ में देखें तो हमने मेल स्टोवाइलस की स्ट्रक्चर देखी, मेल स्टोवाइलस जो है, फिर उसमें ब्रैक्टियोल्स, मेल फ्लावर किस तरीके से अरेंज हैं उसको थोड़ा सा स्टडी किया। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट को देखा। उसके बाद फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहा है, उसके डेवलपमेंट को देखा। माइक्रोस्पोर आगे किस तरीके से डिवाइड कर रहा है उसके पैटर्न को देखा। एंड नाउ अब ये माइक्रोस्पोर डेवलप्ड हो चुका है, 5 सेल स्टेज में पहुंच गया है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और अब इसको हम पॉलन ग्रेन कहेंगे। मतलब जब माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाए, 5 सेल स्टेज में पहुंच जाए, फ्यू सेल स्टेज में पहुंच जाए, तो उसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। और पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। इसमें 5 सेल होती हैं बस, ठीक है। और पॉलिनेशन के बाद बॉडी सेल न्यूक्लियस अकेली ऐसी सेल है जो वहां पर डिवीजन करेगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ तक का जो डेवलपमेंट हमने देखा है, ये सारा का सारा डेवलपमेंट इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। इसका मतलब जब स्पोर का डेवलपमेंट स्पोरेंजियम के अंदर हो, उसको हम कहते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। और एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये मेरे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो वीडियो लेक्चर्स मैंने डिस्कस किया है, ये उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद पॉलिनेशन हो जाता है। इसके बाद फिर पॉलिनेशन के बाद ये जो है फीमेल प्लांट पे पहुंच जाता है। अब यहाँ तक हम मेल जो पार्ट है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखें तो देखिए, यहाँ पे जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, यहाँ पे भी मेल प्लांट की तरह है फीमेल स्टोवाइलस पाई जाती है, ठीक है। फीमेल जो स्टोवाइलस होती है, ये जैसे मेल स्टोवाइलस और फीमेल स्टोवाइलस दोनों को अगर कंपेयर करें तो मेल स्टोवाइलस थोड़ा सा राउंड शेप होता है, ये थोड़ा एलोंगेटेड है, थोड़ा नुकीला सा अपीयर होता है, ठीक। यहाँ पे भी ये भी नोड पे ही पाया जाता है। देखिए नोड पे लगे हुए हैं। और ये जो है संख्या में नोड पे 2, 3 या यूजुअली 4 तक ही होते हैं। ये मतलब संख्या में ज़्यादा नहीं होते हैं, राइट। जबकि मेल जो स्टोवाइलस हैं वो नोड पे एक चक्र बनाते हुए संख्या में काफी होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंस रहा। तो नोड पे, अब ये नोड पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये स्टोवाइलस है तो यहाँ पे एक स्केली लीफ लगी हुई है। जैसे देखिए यहाँ पे ये स्केली लीफ दिखाई है, तो स्केली लीफ, ये इसका स्टेम, ये स्केली लीफ, तो इनके बीच का ये जो एरिया है इसको कहते हैं एक्जिल। ये स्टोवाइलस यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, स्केली लीफ के स्टोवाइलस मतलब एक्जिल से। तो जो फीमेल स्टोवाइलस है, इस फीमेल स्टोवाइलस का जो ओरिजिन है ये भी नोड पे ही है, और ये स्केली लीव्स के एक्जिल से है। और यहाँ पे संख्या कितनी होती है इनकी? 2 या 3 या मैक्स टू मैक्स 4 तक होती है। बहुत ज़्यादा संख्या में ये नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे एक स्टोवाइलस को थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो इस स्टोवाइलस में भी ब्रैक्ट मतलब स्पोरोफिल लीफ जो होती हैं वो ग्रुप में पाई जाती हैं, उन्हीं को हम ब्रैक्ट कहते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वो हार्ड जैसी हो जाती है, मतलब राइट, इसलिए उनको ब्रैक्ट कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि मेल स्टोवाइलस में मोस्टली जो ब्रैक्ट थी वो फर्टाइल हैं, जबकि फीमेल स्टोवाइलस में मोस्टली जो ब्रैक्ट हैं वो स्टेराइल होती हैं, और उसमें टॉप पे पाई जाने वाली सिर्फ 2 ब्रैक्ट ही फर्टाइल होती हैं, ठीक है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे की जैसे ये जो ब्रैक्ट हैं, ये ब्रैक्ट जो है स्टेराइल है, इसीलिए यहाँ से कोई भी आपको फीमेल फ्लावर जैसी कोई स्ट्रक्चर निकलती हुई नहीं दिख रही है।
जब इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि ये स्टेराइल है, जबकि टॉप पे जो ब्रैक्ट पाए जा रहे हैं, इन ब्रैक्ट के एक्जिल से यहाँ पे आपको फीमेल स्ट्रक्चर्स निकलती हुई दिखेंगी। यहाँ पे जैसे टर्मिनोलॉजी यूज है माइक्रोपाइलर ट्यूब, अभी हम देखेंगे आगे कि ये माइक्रोपाइलर ट्यूब क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, एक और यहाँ पर चीज़ याद रखनी है आपको, कभी कभी क्या होता है कि ये जो बेस पार्ट की तरफ जो ब्रैक्ट हैं ये कभी कभी जुड़ जाते हैं, और अगर ये कभी जुड़ जाएं तो वहाँ पे जब ये फ्यूज दिखते हैं, और फ्यूज होने से वहाँ जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्यूपिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूपिल। तो कभी कभी इस तरह की भी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम इसके, जैसे हमने मेल स्टोबाइलस में अंदर से डिसेक्शन देखा था, अगर हम इस तरह की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये कैसे दिखेगा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं अगली स्लाइड। यहाँ पे देखिए, लेकिन उसमें अंदर जाने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, और बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है कि एफिड्रा में मेल और फीमेल स्टोबाइलस में डिफरेंस क्या है, राइट। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके सामने एफिड्रा का एक प्लांट है तो आप कैसे पहचानोगे कि वो मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल बायो में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, एफिड्रा जो है वो डायोसियस जरूर है, मतलब मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन वेजिटेटिव अपीयरेंस को देख के, मतलब उसकी सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख के आप मेल और फीमेल प्लांट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब वो एक जैसे ही दिखते हैं, राइट। इसका मतलब कि अगर आपको मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करना है तो आपको उसकी स्टोबिलाई को पकड़ना होगा कि उसकी स्टोबिलाई कैसी है। इसका मतलब मेल फीमेल के डिफरेंशिएशन में स्टोबिलाई का, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का बहुत बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों स्टोबिलाई में क्या अंतर है, ठीक है। फीमेल स्टोबिलाई को अगर आप देखोगे तो एक तो ये थोड़ा सा पॉइंटेड होती हैं। एक तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि मेल स्टोबिलाई ज़्यादा संख्या में होती हैं एक नोड पे, जबकि फीमेल स्टोबिलाई संख्या में 2, 3 या 4 तक ही होती हैं। इसका मतलब पहला तो न्यूमेरिकल डिफरेंस हो गया। दूसरा, मेल स्टोबिलाई थोड़ा राउंड शेप ज़्यादा होती है, मतलब पॉइंटेड स्ट्रक्चर उतना नहीं होता, राउंड शेप ज़्यादा अपीयरेंस दिखेगा आपको। जबकि जो फीमेल स्टोबिलाई हैं ये जो है थोड़ा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, देखिए इनका थोड़ा सा पॉइंटेड ज़्यादा है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो मेल स्टोबिलाई हैं इनसे आपको बहुत ज़्यादा मेल फ्लावर निकलते हुए दिखेंगे। देखिए, अगर संख्या में बहुत ज़्यादा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं किसी स्टोबिलाई से तो वो मेल स्टोबिलाई हैं, जबकि फीमेल स्टोबिलाई में सिर्फ टॉप की जो 2 ब्रैक्ट्स होती हैं वही फर्टाइल होती हैं, और वहाँ से लिमिटेड जो है इस तरीके की कुछ सिंगल एक आउटग्रोथ आपको दिखेगी, राइट। उसके बाद ये है कि जो ब्रैक्ट की संख्या, देखिए जो ब्रैक्ट है, जो लीफ लाइक उसमें स्ट्रक्चर्स हैं स्टोबिलाई में, उसको तो आप काउंटिंग तो एक आइडिया तो लग ही सकता है देख के। तो अगर ब्रैक्ट की संख्या ज़्यादा है तो वो फीमेल स्टोबिलाई है, और ब्रैक्ट की संख्या अगर कम है तो वो मेल स्टोबिलाई है। ये भी एक डिफरेंस है। अच्छा, एक डिफरेंस इसमें ये भी है कि जो साइज है, ओवरऑल जो साइज है वो फीमेल स्टोबिलाई का छोटा होता है और मेल स्टोबिलाई का बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर फीमेल जो स्टोबिलाई है उसमें तो सिर्फ एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एक स्टोबिलाई में, जबकि मेल में तो इतने सारे, देखो एक ही स्टोबिलाई में फ्लावर बना दिए, तो प्लांट को इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत क्या थी भाई। देखिए, अगर वो माइक्रोस्पोर बनाएगा तो उसमें एनर्जी जाएगी, उसका न्यूट्रिशन देना है, बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। तो देखिए, उसका कारण ये है कि एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो एयर में जब पॉलन ग्रेन छोड़े जाते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में छोड़े जाते हैं ताकि फीमेल पार्ट तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी रहे। इसीलिए मेल फ्लावर संख्या में यहाँ ज़्यादा रखे गए हैं। और ये अक्सर एक जनरल कैरेक्टर भी है कि जिन प्लांट में एयर पॉलिनेशन पाया जाता है वहाँ पर मेल फ्लावर संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब वो संख्या में ज़्यादा होते हैं तो वो पॉलन ग्रेन भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये एक ड्रॉबैक है उनका, राइट। और ये एक मजबूरी भी है उनकी कि उनको ऐसा करना पड़ेगा, तभी वो एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आपने स्टडी किया। अच्छा, दोनों ही स्टोबिलाई में ब्रैक्ट के लगे होने का पैटर्न, एक स्टोबिलाई में जो ब्रैक्ट के लगे होने का पैटर्न है वो अपोजिट डेक्यूशेट ही है। अपोजिट डेक्यूशेट मतलब जैसे ये ब्रैक्ट इस पॉइंट पे इस तरीके से लगी हुई है, तो इसके ऊपर अगर कोई ब्रैक्ट पेयर लगा हुआ है तो वो इसके 90 डिग्री पे ऐसे होगा, राइट। तो इस तरीके के पैटर्न को कहते हैं अपोजिट डेक्यूशेट। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम रुके दोनों स्टोबिलाई में डिफरेंस देखने के लिए।
अब हम आते हैं कि भाई कोई भी फीमेल स्टेबुलाई है वो अंदर से कैसी, मतलब उसका डिसेक्शन अगर हम करें तो वो किस तरीके का अपीयरेंस देगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये जैसे फीमेल स्टेबुलाई है, इसको हम मॉर्फोलॉजिकली तो डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इसका इस अपर पार्ट को कट करूँ तो ये अंदर से ऐसा दिखेगा। अब आप बोलोगे सर सिर्फ अपर पार्ट को क्यों आपने डिसेक्ट किया, तो उसका कारण ये है कि फीमेल स्टेबुलाई के जो अपर 2 ब्रैक्ट्स हैं वही फर्टाइल होते हैं, वहीं पे आपको ओव्यूल मिलेगा। बाकी जो लोअर पार्ट हैं वो सब स्टेराइल होते हैं, इसीलिए हमें सिर्फ अपर पार्ट का ही डिसेक्शन स्टडी करना है। तो जब इस अपर पार्ट को डिसेक्ट किया गया तो हमने देखा कि देखिए यहाँ पे 2 ब्रैक्ट हैं, ये तो बाहर से हमें दिख ही रहे हैं। इस ब्रैक्ट के अंदर जो है 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। देखिए ये 2 ओव्यूल हैं और 2 ओव्यूल के चारों तरफ 2 इंटेगुमेंट हैं। देखिए इस तरीके से ये पूरे ओव्यूल को दोनों तरफ से इंटेगुमेंट ने घेर रखा है। सबसे बाहर की तरफ जो इंटेगुमेंट है वो आउटर इंटेगुमेंट और जो अंदर की तरफ है वो इनर इंटेगुमेंट। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि भाई जो अपर पार्ट है वो किस तरीके से महसूस हो रहा है, मतलब अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब एक इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके देखा जाए कि भाई ये जो ओव्यूल है, हाँ राइट, ये जो ओव्यूल है, अच्छा इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ही क्या कहलाती है, ओव्यूल कहलाती है। राइट, ये चीज मैं हेटेरोस्पोरी वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट में। तो देखिए यहाँ पे ये जो ओव्यूल है इसके अंदर जो है थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं। आप इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। तो पहले जो है आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, मतलब इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए इस ओव्यूल को थोड़ा सा हमने जूम कर दिया है और जब मैंने इस स्ट्रक्चर को जूम किया तो ये स्ट्रक्चर मुझे इस तरीके का दिखा। ये एरो एक्चुअली मुझे इस तरीके से रखना चाहिए था, V से इसको C देना चाहिए था, इसको D। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद रखिए, इसी पैटर्न में स्टडी कीजिए। जब मैंने इस ओव्यूल को जूम किया तो मैंने अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा। देखिए यहाँ पे इस ओव्यूल के सबसे बाहर की तरफ ब्रैक्ट है, देखिए ये रहा ब्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद आउटर इंटेगुमेंट, ये रहा आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना बाहर की तरफ, सॉरी यहाँ पे ब्रैक्ट जो है यहाँ अपीयर नहीं किया गया है, ये सिर्फ ये वाला पार्ट जूम किया गया है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ। सबसे बाहर की तरफ ओव्यूल के क्या आउटर इंटेगुमेंट, तो देखिए ये रहा आउटर इंटेगुमेंट। उसके बाद अंदर की तरफ है इनर इंटेगुमेंट, ये रहा इनर इंटेगुमेंट। और यहाँ पे इनर इंटेगुमेंट ना थोड़ा सा ऊपर तक थोड़ा सा इस तरीके से काफ़ी लंबा हो जाता है। यहाँ डायग्राम में थोड़ा छोटा दिखा दिया, इस तरीके से काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अंदर की तरफ ओव्यूल होता है, इस तरीके से है। अब देखिए ओव्यूल को भी थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ जो टिश्यू पाया जाता है इस ओव्यूल के अंदर, ये कहलाता है न्यूसेलस। ये क्या कहलाता है, न्यूसेलस। और इस न्यूसेलस के अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये है स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो है फीमेल गैमेटेंजियम पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्चीगोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये टॉप फीमेल स्टेबुलाई के टॉप पार्ट पे इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। वहाँ पे बाहर की तरफ आउटर इंटेगुमेंट ये रहा, इनर इंटेगुमेंट अंदर की तरफ होता है और ये इनर इंटेगुमेंट लंबाई में काफ़ी बढ़ जाते हैं और ये बाहर की तरफ निकले रहते हैं। इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट इस ओव्यूल के बेसमेंट वाले पार्ट से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसके बाहर की तरफ ये जो ग्रीन वाला टिश्यू दिख रहा है ये कहलाता है न्यूसेलस। क्या कहलाता है, न्यूसेलस। इस न्यूसेलस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है फिर इसके अंदर पाया जाता है आर्चीगोनियम जो कि फीमेल गैमेटेंजियम है। और आर्चीगोनियम की स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो वो फिर ऐसी दिखेगी। देखिए राइट कि भाई ये जो है आर्चीगोनियम को थोड़ा सा देखिए, आर्चीगोनियम के बाहर की तरफ जो रीजन होता है वो नेक कहलाता है, फिर वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल, ये आर्चीगोनियम की स्ट्रक्चर है। इसको आगे वाली स्लाइड में मैं और डिटेल स्टडी करूंगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो इनर इंटेगुमेंट है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहता है और ये जो रीजन है ये माइक्रोपाइल कहलाता है।
ठीक है। और माइक्रोपाइल के बेसमेंट में, मतलब बेसमेंट रीजन ये हुआ, यहाँ पे एक चैम्बर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको कहते हैं पॉलन चैम्बर। अब देखिए इससे फायदा क्या है, जैसे पॉलन ग्रेन आएगा हवा के थ्रू और वो अंदर आएगा माइक्रोफाइल में और वो यहाँ पे जो है गिर जाते हैं, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाते हैं और यही पॉलन चैम्बर का काम है, पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना। जो पॉलन चैम्बर है इसका जो बेसमेंट ये वाला पार्ट है ये आर्चिगोनियम के जस्ट ऊपर की तरफ होता है, मतलब आर्चिगोनियम के बहुत नज़दीक होता है। जैसे आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम के जस्ट ऊपर जो है आके पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिर जाते हैं, ताकि पॉलन ग्रेन को ज़्यादा, मतलब फीमेल पार्ट को सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और फिर इस आर्चिगोनियम को थोड़ा सा हम जूम करके देखें तो वो इस तरीके से हमें दिखेगी कि भाई यहाँ पे ये हो गया, ऊपर जो पार्ट है ये हो गया नेक, ये हो गया वेंट्रल कैनाल सेल और ये हो गया एग सेल। अब देखिए जैसे मैंने ब्रायोफाइट्स में बताया था कि भाई आर्चिगोनियम इस तरीके से फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, राइट। तो ये जो फ्लास्क का जो मुंह वाला पार्ट है ये तो हो गया नेक, और जो नीचे का पार्ट है ये हो गया वेंटर। तो यहाँ पे नीचे का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा फूला नहीं रहता है, थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है, तो इसमें वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल पाई जाती है, और ऊपर का जो पार्ट है ये हो गया नेक, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, आगे मैं डेवलपमेंट में भी वो चीज़ डिस्कस करूँगा कि फीमेल ये जो आर्चिगोनियम है, इस आर्चिगोनियम का जो नेक पार्ट है इसमें नेक सेल तो पाई जा रही हैं, लेकिन नेक सेल, नेक वाले रीजन में नेक कैनाल सेल नहीं पाई जाती है। ये हमेशा याद रखना, अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैं जब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टैक वीडियो लेक्चर्स बनाया हूँ तो वहाँ पर मैंने नेक कैनाल सेल जिम्नोस्पर्म में 0 बताई हैं। वो इसीलिए बताई हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म में नेक सेल तो हैं, लेकिन नेक के अंदर जो भरी रहती हैं सेल, जैसे ब्रायो और टाइडो में आप देखोगे तो वहाँ पे यहाँ पे इस तरीके की नेक कैनाल सेल नहीं पाई जाती, राइट। तो इस तरीके से ये है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर से जो है, जो टॉप पार्ट है फीमेल स्टोबाइलस का वो किस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि अभी आपको ये वाली चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी कि ये वाला जो पार्ट है ये कैसे बना, ये वाला पार्ट है ये कैसे बना, यहाँ तक तो फिर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आगे थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं कि एग्जैक्टली आर्चिगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस के अंदर बनी कैसे, तो इससे थोड़ा सा और आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर देखिए बच्चे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, न्यूसेलस, फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म और आर्चिगोनियम, इनका संबंध जो है वो इस स्लाइड से आपको क्लियर होगा। पहले तो मैं आपको एक ब्रॉडली बता देता हूँ उनमें डिफरेंस क्या है। देखिए जब भी कोई मेगास्पोरेंजियम डेवलप होती है, या जैसे आप कोई भी ओव्यूल पढ़ते हो, नॉर्मल जो ओव्यूल पढ़ते हो उसमें अंदर की तरफ एक टिश्यू भरा रहता है जिसको आप न्यूसेलस कहते हो, उस तरीके का टिश्यू यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ जैसे जो फीमेल स्टोबाइलस है जब ये बन रही होती है, मतलब जब इसका निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे जैसे न्यूसेलस, जैसे पहले तो आप ये देखिए न्यूसेलस मिलेगा कहाँ, न्यूसेलस मिलेगा जो फीमेल स्टोबाइलस है, जैसे ये मान लो फीमेल स्टोबाइलस है, इसका टॉप पार्ट ये है, यहाँ पे 2 ब्रैक्ट है, इस ब्रैक्ट के एक्जिल में कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि ये ओव्यूल कहाँ बना है, इन दोनों ब्रैक्ट के एक्जिल में ही तो बना है ना, अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया। तो इन दोनों ब्रैक्ट के जो टॉप पार्ट पे ब्रैक्ट पाए जा रहे हैं उनके बॉटम कह दो या एक्जिल कह दो, एक्जिल कहना ज़्यादा सही टर्मिनोलॉजी होती है, तो वहाँ पे ये न्यूसेलर टिश्यू बन जाते हैं। एपिडर्म, अब देखिए वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो है इस एपिडर्मिस के नीचे की कुछ जो सेल्स होती हैं, जो टॉप की जो ब्रैक्ट है उनके एक्जिल में कुछ आउटग्रोथ बनती हैं, और इस आउटग्रोथ की जो बाहर की जो लेयर है ये तो एपिडर्मिस है, और ये अंदर की जो सेल्स हैं ये हाइपोडर्मल सेल्स कहलाती है। तो इन हाइपोडर्मल सेल्स में जो है देखिए कुछ सेल्स साइज में बड़ी हो गई हैं और उनका न्यूक्लियस बड़ा हो गया है, साइटोप्लाज्म डेंस हो गया है, तो ये जो सेल्स हैं ये जो है यहाँ पे बड़ी हो गई हैं। अब इस न्यूसेलस की ये जो अंदर की ये जो सेल हैं ये जब बड़ी हो गई हैं तो ये मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है,
और मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन से कितने मेगास्पोर बनते हैं? 4। देखिए यहाँ पे 4 मेगास्पोर बने और 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर आगे बचता है और यही मेगास्पोर आगे चल के क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो पहले आपको न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखना है। तो थोड़ा सा आपको क्लियर तो हो गया होगा कि भाई जो भी इनिशियल स्ट्रक्चर बनती है उसमें एपिडर्मिस के नीचे जो टिश्यू पाए जाते हैं, वो जो टिश्यू हैं वहाँ पे जो सेल्स हैं हाइपोडर्मल रीजन की, वो साइज में बड़ी हो जाती है, जिनको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में एंटर हो जाती है और कितने मेगास्पोर बनाती है? 4 मेगास्पोर बनाती है, जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर वहाँ पे बचता है। ये मेगास्पोर वहाँ पे क्या करेगा? फ्री डिवीजन करेगा, मतलब वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये होता है बच्चों कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। और वहाँ पे न्यूक्लियस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट जैसे एक स्पीसीज है एफिड्रा फोलिएटा, इसमें न्यूक्लियस की संख्या 500 तक चली जाती है। तो जब यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था तो सेंट्रल पार्ट में इस तरीके से वैक्यूल का निर्माण हो जाता है और सारे न्यूक्लियस परिधि पे इस तरीके से जमा हो जाते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस देखो परिधि पे डिवाइड होते चले गए। तो जब यहाँ पे पूरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो है उसमें जैसे ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हुआ तो सेंटर की जो वैक्यूल है ये डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। और डीजनरेट होने के बाद सारे न्यूक्लियस इस तरीके से उसमें एक ही मेगास्पोर के अंदर इक्वली फैल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर इसके अंदर जो है सेल वॉल का निर्माण होने लगता है और फाइनली जो है न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट इस तरीके के स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखिए कि भाई जो टॉप पार्ट पे ब्रैक्ट थे उनके एक्जिल में जो आउटग्रोथ डेवलप हुई, उस आउटग्रोथ के एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स जो है साइज में बड़ी हो गई, जिसको मेगास्पोर मदर सेल कहा। मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस में एंट्री की, मियोसिस से वहाँ पे 4 मेगास्पोर बने और 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो गए, बचा कितना? 1 मेगास्पोर। ये मेगास्पोर अब जो है आगे चल के फ्री न्यूक्लियर मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। वो कैसे बनाता है कि वो जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जैसे जैसे करेगा तो न्यूक्लियस की संख्या बढ़ेगी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो सेंटर पार्ट में एक वैक्यूल अपीयर हो जाती है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन खत्म होने के बाद वो वैक्यूल डिसअपीयर हो जाती है और जैसे ये वैक्यूल डिसअपीयर होगी तो इसमें सारे न्यूक्लियस इक्वली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जब ये वैक्यूल डिसअपीयर हो जाती है और न्यूक्लियस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। और देखिए इस तरीके से जो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन थी इस मेगास्पोर सेल की, ये अब मल्टी सेलुलर स्टेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को कहते हैं जो मेगास्पोर से डेवलप हुई है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट, अब देखिए इतना तो समझ में आ गया कि न्यूसेलस जो है उसके अंदर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके 3 रीजन होते हैं, जैसे ये जो टॉप पार्ट है ये, और ये सेंट्रल रीजन और ये लोअर रीजन। ये जो टॉप पार्ट होता है इसको कहते हैं रेप्लिकेटिंग रीजन, राइट, रेप्लिकेटिंग रीजन। ये जो ये मिडिल पार्ट है इसको कहते हैं हम स्टोरेज रीजन, ऐसा। और ये जो लोअर पार्ट है इसको कहते हैं हम हॉस्टोरियल रीजन, HR, ठीक है। अब इसका काम क्या, देखिए इस फीमेल गैमेटोफाइट के चारों तरफ क्या फैला हुआ है? न्यूसेलस, क्योंकि ये न्यूसेलस के अंदर बना है ना, तो न्यूसेलस जो है वो पैरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं जिन पर भोजन रहता है। तो हॉस्टोरियल रीजन क्या करता है? न्यूसेलस से फूड को एब्जॉर्ब करता है और इस फूड को एब्जॉर्ब करके स्टोरेज रीजन को पहुंचाता है और स्टोरेज रीजन जो है इस फूड को किसको देता है? रेप्लिकेटिंग रीजन को। तो ये तो स्टोरेज रीजन और हॉस्टोरियल रीजन का फंक्शन है। अब देखते हैं कि भाई रेप्लिकेटिंग रीजन का क्या काम है। तो देखिए रेप्लिकेटिंग रीजन की इस टॉप पार्ट पे एपिडर्मिस के नीचे की जस्ट सेल्स जो होती हैं वो, देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होगी, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो टॉप रेप्लिकेटिंग रीजन में
अंदर की तरफ दो सेल साइज में बड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे मैं आगे की तरफ डेवलपमेंट सिर्फ एक ही सेल का लूँगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ दो सेल आगे डिवीजन में भाग लेती हैं और दोनों से दो अलग अलग स्पोरेंजियम बनती हैं। इसका मतलब जो दो स्पोरेंजियम पाई जा रही हैं उसकी मदर सेल दो ही होनी चाहिए ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ दो सेल साइज में बड़ी हो जाती हैं। इनको कहते हैं आर्कीगोनियल सेल। ये जो आर्कीगोनियल सेल हैं, ये आर्कीगोनियल सेल आगे चल के पेरिक्लाइनल डिवीजन करती हैं और पेरिक्लाइनल जो डिवीजन है इससे दो सेल बनती हैं, प्राइमरी नेक सेल और सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल बाहर की तरफ बनती है और आगे चल के ये क्या बनाती है, नेक सेल बनाती है। जबकि जो सेंट्रल सेल है वो अंदर की तरफ होती है, साइज में बड़ी होती है और ये अंदर की तरफ इसको नेक सेल धकेल देती हैं और आगे चल के ये दो सेल बना देती है, वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल। जो नेक सेल है इनकी संख्या यहाँ पे जो है 32 यूजुअली या कभी कभी 32 से ज़्यादा पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा नेक सेल यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि जो एफिड्रा है, एफिड्रा में किसी आर्कीगोनियम की जो नेक है वो सबसे बड़ी पाई जाती है। ये थोड़ा सा ये इसका बड़ा एक यूनिक कैरेक्टर है। दूसरा, नेक सेल तो यहाँ पे है, लेकिन नेक सेल के अंदर यहाँ पे जो है वो नहीं पाया जाएगा, नेक कैनाल सेल नहीं पाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि नेक सेल तो है लेकिन नेक कैनाल सेल नहीं है, ठीक है। और ये डिफरेंस मैं बता भी चुका हूँ कि क्या डिफरेंस है इनमें, नेक और नेक कैनाल सेल में, कि जो नेक रीजन है उस नेक रीजन के अंदर जो सेल्स भरी रहती हैं उनको हम नेक कैनाल सेल कहते हैं, ठीक है। तो और जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल नहीं मिलेंगी, आपको क्या मिलेगी, नेक सेल मिलेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ तक देखा कि भाई जो है आगे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्राइमरी नेक सेल आगे चल के नेक सेल बनाई और सेंट्रल सेल आगे चल के वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल बनाया। तो यहाँ पे देखिए फीमेल गैमेटोफाइट था, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो है देखो आर्चिगोनियम बन चुकी है। वो कैसे बनी है, वो इस तरीके से बनी है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो प्रीवियस स्लाइड हमने डिस्कस की है वो थोड़ी सी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो अपर पार्ट है, ये जो रीजन है ये नेक रीजन कहलाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेल है। इनिशियली जब ये आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम इनिशियल टाइम में तो आप इस नेक रीजन को यहाँ देख सकते हो। सर्टेन टाइम के बाद नेक जो सेल्स होती हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट की सेल्स में की जैसी हो जाती हैं और बाद में आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और एग सेल के जस्ट ऊपर जो सेल पाई जाती है उसको वेंट्रल कैनाल सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर नेक कैनाल सेल नहीं पाई जाती, सिर्फ एक सिंगल वेंट्रल कैनाल सेल पाई जाती है, नेक सेल पाई जाती है, ठीक है। और नेक सेल और नेक कैनाल सेल में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि नेक के अंदर कुछ सेल्स भरी रहती हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स में आप देखोगे, टाइडोफाइट्स में आप देखोगे, जब वहाँ पे आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर नेक कैनाल सेल आप नेक के अंदर भर देते हो, लेकिन यहाँ इस तरह का नहीं है, यहाँ सिर्फ नेक सेल है, नेक कैनाल सेल नहीं है। ये बड़ा ही कंसेप्चुअल डिफरेंस है। तो कुल मिला के अब एक रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो देखिए न्यूसेलस इनिशियली बना, न्यूसेलस के अंदर न्यूसेलस की कोई कोशिका मेगास्पोर मदर सेल के रूप में बनी और आगे मियोसिस में भाग ली, उससे 4 मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर में से आगे चल के एक ही मेगास्पोर सर्वाइव हुआ और इस मेगास्पोर में फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, उससे फीमेल गैमेटोफाइट बना ये, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के टॉप पार्ट की कोई दो सेल फिर से डिवीजन में एंटर हुई और उनसे दो आर्चिगोनियम बनी। इसीलिए एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर यहाँ पे आपको दो आर्चिगोनियम मिलती हैं, ठीक है। एक चीज़ और ये याद रखनी है कि फीमेल गैमेटोफाइट का ये जो मिडिल रीजन था जो स्टोरेज का काम कर रहा था यही एंडोस्पर्म है। इसका मतलब ये एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनमें एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है और ये हैप्लॉइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि होता क्या है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वहाँ पे ये जो एंडोस्पर्म है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और वो ट्रिप्लॉइड होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही, अभी देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और यहाँ पे इस रीजन में एंडोस्पर्म बन चुका है, यही एंडोस्पर्म, और ये हैप्लॉइड होता है। तो ये बड़ा ये कंसेप्चुअल डिफरेंस है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से फीमेल स्टेबलाइज एक्सटर्नली अपीयर होती है, फिर उसके थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर देखी, उसके बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट हमने आर्चिगोनियम का डिस्कस किया, फीमेल गैमेटोफाइट और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट।
अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ तक जो है आर्चिगोनियम मैच्योर हो चुकी है और आर्चिगोनियम मैच्योरेशन के टाइम के उसी टाइम पे पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन से क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन आएंगे हवा के थ्रू और वो पॉलन चैम्बर में यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉलन चैम्बर है, इस यहाँ पे जो ये जो सेल्स हैं न्यू सेल्स की और फीमेल गैमेटोफाइट की, ये कुछ सिक्रेशंस करती हैं और वो सिक्रेशंस के कारण यहाँ पे थोड़ी सी मॉइस्चर रहती है और ये जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा तो पॉलन ग्रेन मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसकी एग जाइन फट जाती है और इन टाइम जो है वो एक पॉलन ट्यूब के रूप में नेक रीजन से होती हुई मेल गैमेट्स को लेके कहाँ पहुँच जाती है, आर्चिगोनियम में, और आर्चिगोनियम में पॉलन ट्यूब फट जाती है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब ये पॉलन ट्यूब मूव कर रही थी तो उस टाइम बॉडी सेल न्यूक्लियस डिवीजन में एंटर करती है और उससे 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। इसका मतलब बॉडी सेल न्यूक्लियस जो है, जब मैंने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ाया था तो मैंने ये वहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई ये एक लास्ट डिवीजन जो है बॉडी सेल न्यूक्लियस का वो पॉलिनेशन के बाद होगा, तो वो ड्यूरिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ मूवमेंट होता है वो डिवीजन, ठीक है। तो वहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। ये 2 मेल गैमेट जो है जैसे ही नेक रीजन के थ्रू होती हुई पॉलन ट्यूब इस आर्चिगोनियम के अंदर आएगी, यहाँ पे वो फट जाती है, दोनों मेल गैमेट्स यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। अब इन दोनों मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट्स इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और ये जाइगोट बना देता है, और दूसरा मेल गैमेट्स इस वेंट्रल कैनाल सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। ये वाला जो मेल गैमेट्स है ये कोई जाइगोट नहीं बना रहा है, ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको सुपरन्यूमरी एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरन्यूमरी एम्ब्रियो। और ऐसा देखा गया है कि इनिशियली ही वो रहता है, फर्टिलाइजेशन के सर्टेन टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाता है और अपना न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को दे देता है, ठीक है। तो फाइनली एक सीड के अंदर एम्ब्रियो आपको एक ही दिखेगा, ठीक है। अब कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये जो 2 बार यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये डबल फर्टिलाइजेशन की तरह ही है। जैसे एंजियोस्पर्म में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप स्टडी करते हो डबल फर्टिलाइजेशन, तो बहुत सारे वैज्ञानिक इस तरीके का, क्योंकि यहाँ भी 2 मेल गैमेट्स 2 अलग अलग सेल के साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो इसको बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन का यहाँ से शुरुआत मानते हैं कि जिम्नोस्पर्म से इसी तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई फीमेल जो है वो स्टोबाइलस की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वहाँ पर आर्चिगोनियम पाई जाती है। फिर अब देखिए इस डायग्राम में यहाँ एक बार फिर से देखिए, ये बाहर का टिश्यू क्या था, ये न्यूसेलस था, सबसे पहले ये बना इस आउटग्रोथ के रूप में, इसकी एक सेल बड़ी हुई फिर उसको मेगास्पोर मदर सेल कहलाई, उसने फिर मियोसिस किया, मियोसिस के बाद जो 4 मेगास्पोर बने, 4 में से एक ने ही आगे एंटर हुआ और उसने फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। देखिए ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट है, इसका मतलब न्यूसेलस की सेल ही आगे चल के मियोसिस में एंटर हुई है, वही मेगास्पोर मदर सेल कहलाई थी और उसी ने फीमेल गैमेटोफाइट इस तरीके से बना दिया। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के टॉप पार्ट का इस रीजन की सेल फिर से डिवीजन में भाग ली और उसने आर्चिगोनियम बना दी। अब ये किस तरीके से हुआ है ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको संबंध क्लियर हो गया होगा कि न्यूसेलस, फीमेल गैमेटोफाइट और आर्चिगोनियम में क्या डिफरेंस है। तो कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि जो न्यूसेलस है वो जो है फीमेल गैमेटोफाइट के चारों तरफ पाया जाता है, वो डिप्लॉयड टिश्यू होते हैं, जबकि जो फीमेल गैमेटोफाइट और आर्चिगोनियम है ये हैप्लॉयड टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो न्यूसेलस की सेल ही मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है, जो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है और फीमेल गैमेटोफाइट के टॉप पार्ट पे कोई 2 सेल जो है आगे चल के फिर आर्चिगोनियम बना देती हैं। और एंजियोस्पर्म में ये चीज़ें थोड़ी डिफर है, वो वहाँ डिस्कस करेंगे, मैं एंजियोस्पर्म को यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारा पैटर्न मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फाइनली पॉलिनेशन और पॉलन ट्यूब किस तरीके से आर्चिगोनियम में पहुंची है वो भी मैंने अभी डिस्कस कर लिया। जाइगोट बन चुका है, अब ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो में कैसे डेवलप होता है ये यहाँ पे हमें देखना है। तो होता क्या है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड एक जाइगोट बना और डिप्लॉयड जाइगोट जो है बिना टाइम गवाए वो जो है डिवीजन में एंटर हो जाता है। होता क्या है जाइगोट में जब 3 डिवीजन हो जाते हैं तो 3 माइटोटिक डिवीजन्स के बाद उसमें 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। कितने? 8 भाई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 3 डिवीजन के बाद एक सेल से 8 सेल बन सकती हैं। तो इस
8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को जब हम देखें तो इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे हालांकि हमने 5 ही दिखाया, लेकिन इसमें टोटल 8 होते हैं। 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद वो बनते हैं। फिर इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है। तो कुल मिला के ये 8 सेल स्टेज हो जाते हैं। मतलब एक सिंगल सेल के अंदर 8 सेल है, सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर 8 सेल बन चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि हर सेल के अंदर एम्ब्रियो बनाने का पोटेंशियल है, इसीलिए ईच सेल को प्रो एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि मतलब भाई एक जायगोट था, जायगोट में 3 माइटोटिक डिवीजन हुए, 3 माइटोटिक डिवीजन से उसमें 8 सेल बनी। 8 सेल जो हैं, ईच सेल जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होने का पोटेंशियल रखती है, इसीलिए इस स्टेज तक हर सेल को हमने क्या नाम दिया, प्रो एम्ब्रियोनल सेल। अब इस प्रो एम्ब्रियोनल सेल में 8 सेल हैं और ऐसा देखा गया है कि हर सेल आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होने की कोशिश करती है। देखिए यहाँ पे सेल थोड़ी थोड़ी साइज में चेंज हो रही है, वो क्योंकि वो कोशिश कर रही है। तो क्योंकि हर सेल के अंदर ये पोटेंशियल है, लेकिन इनिशियल कुछ स्टेज तक ही इस तरह का डेवलपमेंट देखा गया है। फिर बाद में फाइनल जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है वो कोई एक ही सेल होती है। मतलब 7 जो सेल हैं वो कैसी हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी और एक ही सेल आगे चल के मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा। तो आपको इनिशियल कुछ स्टेप्स तक इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेंगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो जब प्रो एम्ब्रियोनल जो सेल होती हैं वो इलोंगेट होना शुरू हो गई हैं, और इलोंगेट होके उनका जो इलोंगेट वाला पार्ट है इसको कहते हैं सस्पेंसर। क्या कहते हैं, सस्पेंसर ट्यूब। सस्पेंसर जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि भाई जो एम्ब्रियो आगे बनने वाला है उसको अंदर की तरफ धकेलो। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर जो है फूड वाले टिश्यू ज़्यादा हैं और उसको फूड आसानी से मिलता रहेगा। राइट, तो ये सस्पेंसर का काम है। अब होता क्या है कि जो यहाँ पे इनिशियली तो कुछ सेल ने एम्ब्रियो में डेवलप होने की कोशिश की, लेकिन आउट ऑफ 8 7 सेल तो क्या हो गई, डिजनरेट हो गई। आगे चल के सिर्फ मान लो ये ही एक सेल थी जो आगे चल के मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने जा रही है। तो इसलिए आगे ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ये सिंगल सेल है प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, अब मैं इसी एक सिंगल सेल को आगे लेके चल रहा हूँ। तो इस सिंगल सेल में एक ट्यूब लाइक जो आउटग्रोथ होती है वो सस्पेंसर ट्यूब कहलाती है, और इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन में चला जाता है और यहाँ 2 न्यूक्लियस बनते हैं। एक तो कहलाता है एम्ब्रियो न्यूक्लियस और एक कहलाता है सस्पेंसर न्यूक्लियस। जो एम्ब्रियो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये थोड़ा नीचे की तरफ मूव करने लगता है, और जैसे ही ये नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस स्टेज में 2 सेल बन चुके हैं। एक जो नीचे की तरफ जो सेल है ये जो आपको दिख रही है इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये आगे चल के डिविजन्स में भाग लेगी। इसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे और बहुत सारे डिविजन्स के बाद यहाँ पे इस तरीके से एक सेल का गुच्छा यहाँ पे डेवलप हो जाता है और यही आगे चल के फिर एम्ब्रियो का निर्माण करता है और ये ही मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पे आपको इस तरीके से बनेगा। तो इसका मतलब कि जो आगे मैच्योर स्टेज में आप एम्ब्रियो देख रहे हो वो एम्ब्रियोनल सेल, इनिशियल सेल या एम्ब्रियोनल सेल से बना है। राइट, और वो किस तरीके से, अब ये एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल किस तरीके से बनी है ये हमने बता दिया, यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पे बन जाएगा तो मैच्योर एम्ब्रियो बनने तक ये जो सस्पेंसर ये थोड़ा डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि इसका काम था सिर्फ धकेलना, वो धकेल चुका है काफ़ी कुछ। फिर ये मैच्योर स्टेज आते आते ये डीजनरेट हो जाता है। ये आपको मैच्योर स्टेज में नहीं दिखेगा, अंडर डेवलपिंग स्टेज में ही आप सस्पेंसर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। अब जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो के चारों तरफ जो है बाकी टिश्यूज भी कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हम सीड स्ट्रक्चर में देखेंगे। एक बार फिर से ब्रीफ देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हुआ है। जो जायगोट था, जायगोट में 3 डिवीजन्स हुए, 3 डिवीजन्स के बाद 8 सेल स्टेज बनी और हर सेल के अंदर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने की क्षमता है, इसीलिए हर सेल को यहाँ पे प्रो एम्ब्रियोनल सेल नाम दिया गया। इनिशियली ये सारी की सारी सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने की कोशिश करती हैं, एलोंगेट होती हैं और वहाँ पे जो ट्यूब जैसा पार्ट बनता है उसको सस्पेंसर ट्यूब कहते हैं। लेकिन सारी सेल मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं हो पाती, उनमें से सिर्फ एक ही सेल जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो पाती है, बाकी रिमेनिंग 7 सेल डिजनरेट हो जाती हैं। जो सेल बची है वो जो उसका न्यूक्लियस है वो भी सस्पेंस जो सेल है उसका न्यूक्लियस फिर डिवीजन में जाता है, वहाँ 2 न्यूक्लियस बनते हैं। एक न्यूक्लियस एम्ब्रियो न्यूक्लियस कहलाता है, दूसरा सस्पेंसर न्यूक्लियस। एम्ब्रियो न्यूक्लियस नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और जो है जैसे वो नीचे की तरफ पहुँच जाता है तो
दो नौ न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और नीचे की तरफ जो एक सेल बनी है इसको हम एम्ब्रियोनल इनिशियल या एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। आगे यही सेल जो है डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाएगी और इस तरीके से एम्ब्रियो जो है आगे मल्टी सेलुलर स्टेज जब बन जाती है तो वो एक मैच्योर एम्ब्रियो कहलाता है। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि भाई किसी भी जब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो किसके अंदर पाया जाता है? सीड के अंदर। तो एक सीड की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। एक एफिड्रा के सीड को अगर हम देखें तो जैसे ही यहाँ पे जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो दो ब्रैक्ट थे जो ओव्यूल को चारों तरफ से कवर करके रखे थे वो ब्रैक्ट फ्लैशी हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा फूल जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, इस तरीके से मोटे हो गए। देखिए तो जैसे आप सीड को देखोगे तो उसके चारों तरफ बाहर की तरफ आपको ब्रैक्ट ही दिखेगा क्योंकि वो हटते नहीं है, टूट झड़ते नहीं है। बहुत सारे प्लांट में तो क्या है फर्टिलाइजेशन के बाद ही ब्रैक्ट जो है झड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रैक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट होता है। आउटर और इनर इंटेगुमेंट जो है सीड कोट बना देते हैं। यहाँ पे ये इंटेगुमेंट नहीं कहते, यहाँ पे इनका नाम सीड कोट है क्योंकि सीड की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सीड कोट, सीड के चारों तरफ जो कोट पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद अंदर की तरफ जो न्यूसेलस टिश्यू था वो छोटी सी एक थिन लेयर के रूप में पाया जाता है। देखिए बहुत पतली सी लेयर, क्योंकि शुरू में ये काफ़ी मोटा था लेकिन जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है उसने इसका फूड यूज किया है तो इसलिए ये बहुत एक थिन लेयर के रूप में बचा है। न्यूसेलस के जस्ट नीचे जो है फीमेल गैमेटोफाइट है और ये फीमेल गैमेटोफाइट का एंडोस्पर्म पार्ट है जो फूड को रिजर्व किए हुए हैं, राइट। और एंडोस्पर्म के अंदर जो है इस तरीके से आपको ये एम्ब्रियो दिखेगा और एम्ब्रियो के अंदर आपको दो कॉटलीडन्स दिखते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट जैसा आपको ये यहाँ पे एम्ब्रियो का अपीयरेंस आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉटलीडन्स की संख्या, बीज पत्रों की संख्या 2 होती है। एक चीज़ और याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो डाइकॉट से बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, इसलिए जैसे यहाँ पे सीड में भी इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डाइकॉट सीड में, जैसे इंटेगुमेंट, डाइकॉट, दो तरह के दो कॉटलीडन्स ये डाइकॉट सीड में पाए जाते हैं और जिम्नोस्पर्म के भी मोस्टली कैरेक्टर डाइकॉट प्लांट से ही मैच करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सीड पाया जाता है। सीड जो है एफिड्रा का, इसके अंदर ये एम्ब्रियो देखिए ये रखा हुआ है और सस्पेंसर जो है देखिए यहाँ पे आपको सस्पेंसर उतना नहीं दिखेगा क्योंकि मैच्योर स्टेज में सस्पेंसर क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा सीड और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ये एम्ब्रियो जो है फर्दर आगे एक नया प्लांट बना देगा। क्योंकि यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो डिप्लॉयड है तो इससे बनने वाला प्लांट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। और डिप्लॉयड प्लांट क्या कहलाते हैं बच्चों, स्पोरोफाइट, राइट। और ये स्पोरोफाइट प्लांट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टाइडोफाइट्स ये होते ही हैं तो इस तरीके से आगे चल के ये स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा। यहाँ पे जो सीड डेवलप होता है ये सीड जर्मिनेशन जो है वो एपीजियल टाइप का होता है। यहाँ मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एपीजियल कहते हैं। आपने जैसे बहुत सारे ऐसे सीड देखे होंगे जर्मिनेशन में, जब वो जर्मिनेट होते हैं तो उसके जो बीज पत्र होते हैं वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, मतलब जो कॉटिलडन्स हैं वो ग्राउंड से बाहर रहें। तो जब बीज पत्र जर्मिनेशन के टाइम पे ग्राउंड के बाहर रहें इस तरीके के जर्मिनेशन को हम एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और इस डाइकॉट में यूजुअली एपीजियल टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म में भी उसी टाइप का जर्मिनेशन देखा गया है, इसीलिए यहाँ पे भी जर्मिनेशन एपीजियल टाइप का पाया गया है। यहाँ पे जो बीज है ये डिप्लॉयड ही होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम यहाँ पे 2n जो है, अगर जाइगोट में क्रोमोसोम देखा जाए तो 14 की संख्या होती है यहाँ पे क्रोमोसोम की। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखें तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्रग्स मिलता है। कुछ ड्रग्स का नाम है एफिड्रीन। ये जो एफिड्रीन ड्रग्स होता है ये एफिड्रा की बहुत सारी स्पीसीज से मिलता है, जैसे एफिड्रा जिरार्डियाना, एफिड्रा इंटरमीडिया, एफिड्रा नेब्रोडेंसिस। ये 2-3 स्पीसीज ऐसी हैं जो एफिड्रीन ड्रग हमें प्रोवाइड कराती हैं। एफिड्रीन जो है वो अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, कफ, हे फीवर, इस तरीके की मेडिकल कंडीशन में यूज होता है। इसके अलावा जो है इसका जो रूट्स और स्टेम पार्ट होता है उससे बहुत सारे कंट्री में सिफिलिस और रूमेटिज्म को भी जो है ट्रीट किया जाता है। एफिड्रा जिरार्डियाना एक स्पीसीज है, उसका एक टिंक्चर बनाया जाता है और ये जो टिंक्चर होता है ये कार्डियक और सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट के रूप में काम में आता है। तो इस तरीके से हमने कुछ ब्रीफ में इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा।
तो हमने आज इस वीडियो लेक्चर्स में एफिड्रा के रिप्रोडक्शन को, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को और इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एफिड्रा के एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आपके अब दूर हो गए होंगे और ये आपको आपकी स्टडी में बहुत अच्छे से हेल्प